हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में सिलेबस क्या क्या है। तो पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस। ये आपका जैक और सीबीएसई दोनों का है। तो सबसे पहले हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो क्लास इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपका क्लास जो 10th में मार्क्स आता है वो लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का और एक रहेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कितना नंबर का आएगा। फिर आता है हमारा एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये भी हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें आता लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और मेटल और नॉन मेटल से है, ये लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ MgO, फॉर्मेशन ऑफ Na2 कुछ भी रहेगा। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और एक नंबर का 2 क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है ना। तो लगभग 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नंबर आगे पीछे भी होता है, इसमें कंसंट्रेट नहीं करना है कि जो मार्क्स दिया गया है उसी पे आएगा। ये नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट सबसे केमिस्ट्री का अगर बोला जाए तो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको बोलते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस का टाइप रहेगा क्या, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक 3 नंबर का रहेगा, फिर 1 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछ सकता है और एक रहेगा 5 नंबर का, जो आपका और में रहेगा। और कहने का मतलब है कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, मतलब जो विद्युत चैप्टर है ना, तो उस चैप्टर से और यहाँ का क्वेश्चंस दोनों और में रहेगा। तो आपको ऑप्शन में रहेगा, तो आप या तो 5 वाला बनाइए या तो फिर मतलब या तो चैप्टर 4 का बनाइए या फिर चैप्टर 12 वाला बनाइए। मतलब आपके पास ऑप्शन रहेगा दोनों का, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका फुल मार्क्स दिया हुआ है, कितना नंबर का है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये दिमाग में बैठा लेना है कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन एक रहेगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, है ना। पहला है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं इसको क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ओहो, थोड़ा सा कलर चेंज करने में दिक्कत हो रहा है। इसको कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको लिखा हुआ क्या है, बोल रहा है कि इन द प्रोसेस विच 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ अदर फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस। कहने का मतलब बता रहा है कि जब दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ को बनाता है, मतलब 2 अलग अलग पदार्थ है और 2 पदार्थ जब एक साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के फलस्वरूप हमें एक नया पदार्थ मिलता है, तो उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वह लिखा हुआ है कि इन द प्रोसेस विच 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ जब रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के पश्चात हमें नया पदार्थ मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन को जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो बनाएगा क्या हमारा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को लिए तो ये बनाएगा क्या, H2O। यहाँ पे 2 अलग अलग पदार्थ था, दोनों को एक साथ जब रिएक्शन करवाएं तो ये बनाया क्या हमारा H2O नया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर। तो ये हमारा नया पदार्थ बन के आया क्या, पानी। तो इसको इसीलिए इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि हमको नया पदार्थ मिल रहा है ना। इसका दूसरा पार्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वाक्य विवरण काफी लंबा हो जाता है तो उसको छोटा रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए आप लोग यहां देख सकते हैं, जैसे लिखिए अभी क्या, H+O2।
मतलब यहाँ पे लिखा हुआ, ये समीकरण में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बोल रहे हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्या, जल। तो ये हमारा वाक्य विवरण काफी लंबा हो गया, तो इसको छोटा रूप में, संक्षिप्त रूप में क्या लिख रहे हैं, H+O2 क्या बना रहा है हमारा, H2O। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आई बात समझ में। अब रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि इसका दो पार्ट होता है। रासायनिक समीकरण का कितना पार्ट होता है, दो पार्ट है। कौन कौन सा है, तो पहला है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इसको, अभिकारक कहते हैं ना। देखिए बेटा, आप लोग को इसको क्या करना है ना, पूरे ध्यान से देखते जाना है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स वगैरह भी तैयार करते जाना है ना। इसलिए आप इसको ध्यान से देखते चलना है ताकि समझ में आ जाए। पहला है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होता है कि जो एलिमेंट्स या तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या लिखा हुआ है कि दोस एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब वह तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, अभिकारक। और दूसरा दूसरा पार्ट क्या है हमारा इसका, केमिकल इक्वेशन का दूसरा पार्ट है हमारा प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। तो बोलता है कि बोलता है दैट इज द फॉर्म एज द रिजल्ट इन अ रिएक्शन। मीन्स जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो हमको नया पदार्थ मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर इसके पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट्स है, याद रखना है क्या क्या है, पहला है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। दूसरा है क्या है, प्रोडक्ट, पहला है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट को हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं इसको, उत्पाद भी कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, रिएक्टेंट का मतलब होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ मिलता है हमको, जो नया चीज मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। थोड़ा सा समझते हैं इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे हमारा है क्या ले, Mg+O। ये क्या बना रहा है, MgO। क्या बनाया, MgO। मतलब मैग्नीशियम को, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये वाला पार्ट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो हमारा है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। अभिकारक क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन कौन सा तत्व पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और जब अभिक्रिया के फलस्वरूप बना रहा है ये पदार्थ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम लोग ये पार्ट्स को कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, मीन्स उत्पाद कहते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, याद रहेगा कि रिएक्शंस क्या होता है और रिएक्शंस का पार्ट कितना है, दो पार्ट्स है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़े हम लोग कि जब दो अलग अलग पदार्थ ही, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शंस। इक्वेशंस क्या है कि जब रासायनिक समीकरण का वाक्य विवरण काफी लंबा हो जाता है उसको संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया का दो पार्ट्स होता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस जो दिया हुआ है उसका दो पार्ट होता है, पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा हमारा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मीन्स क्या हो गया, अभिकारक, और प्रोडक्ट मीन्स क्या हो गया, उत्पाद। रिएक्टेंट क्या होता है कि जो एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो पार्टिसिपेट लेता है वो हमारा कहलाता है अभिकारक। और अभिकारक मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ मिलता है वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्पाद कहते हैं ना। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि चेंज इन केमिकल रिएक्शन। चेंज इन केमिकल रिएक्शन मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ना। ऑब्वियसली कि हम लोग अगर कोई अलग अलग पदार्थ है, अब दोनों पदार्थ को मिलाकर अगर कुछ नया पदार्थ बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमको कुछ नया पदार्थ मिलेगा। अब जब नया पदार्थ मिलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, तो उसी चेंजिंग को हम लोग यहाँ पे बता रहा है कि चेंज इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन को देखने को मिलेगा, है ना। चेंज इन केमिकल रिएक्शन, तो पहला दिया हुआ है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब क्या बता रहा है कि उस जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका अवस्था में बदलाव होगा, मतलब जो नया अवस्था होगा, मतलब जो पुराना अवस्था में होगा उसको जैसे चेंज करेंगे तो उसका अवस्था क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पेज हमारे पास है, ये क्या है, पेज। अभी ये पेज है, अब ये पेज हमारे पास अलग है, मतलब अभी पूरा मतलब खड़ा दिख रहा है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, दो टुकड़ा में बांटते हैं। तो जब दो टुकड़ा में इसको फाड़ दे रहे हैं तो देखिए
पहले था एक जैसा, लेकिन जब इसको फाड़ दिए तो फाड़ देने के बाद क्या हो गया, दो अलग अलग हो गया, मतलब इसका अवस्था में चेंज आ गया। पहले इसका साइज क्या था, बड़ा था, लेकिन फाड़ने के बाद क्या हो, इसका साइज चेंज हो रहा है। कुछ इसी प्रकार होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होता है किसी भी एलिमेंट्स में, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, अवस्था में चेंजिंग आता है, मतलब जो पहले का अवस्था होगा और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अवस्था चेंज होगा वो दोनों में डिफरेंट होगा, है ना। दूसरा टॉपिक क्या है इसमें, दूसरा हमारा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी पदार्थ में रिएक्शन होगा तो उसका कलर में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। कलर में चेंजिंग आने के पश्चात अब ये इसी कागज़ का एग्जांपल लेते हैं। इस कागज़ अभी हमको इस टाइप में वाइट दिख रहा है ना, अगर इसमें आग लगा देते हैं या फिर माचिस मार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कागज़ पूरा जल जाएगा। अब जलने के पश्चात क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं क्या होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हमारा क्या होगा, कलर में भी चेंजिंग आएगा। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट अगर पूरा कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कर रहा है तो उसके साथ चेंजिंग होने के साथ साथ वो क्या करेगा, गैस भी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चेंज इन है टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि तापमान में परिवर्तन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया होने के साथ साथ क्या होगा, उसमें कई टेम्परेचर मतलब तापमान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा, मतलब बदलाव होगा। जो पुराना टेम्परेचर होगा उससे बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है। तो ये सभी अवस्थाएं चेंज होती है चेंज इन केमिकल रिएक्शन के दौरान। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये टाइप्स का क्वेश्चन, मतलब ये प्रकार का परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन VVI है, मतलब ये पॉइंट VVI है, क्वेश्चन में पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अब परिवर्तन होने को लेकर नाम बताए तो आप बता सकते हैं क्या होता है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन अ स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या होता है, चेंज इन कलर मतलब रंग में बदलाव। क्या होगा, रंग में बदलाव। आई बात समझ में। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो पहला अवस्था में चेंजिंग होगा, दूसरा क्या होगा, रंग में बदलाव होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा है गैस, मतलब रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के साथ साथ उसमें गैस भी रिलीज करेगा। क्या करेगा, गैस उत्सर्जन होगा। क्या होगा, गैस उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब तापमान में परिवर्तन। क्या होगा, तापमान में परिवर्तन। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये सभी हमारा क्या होगा, चेंजिंग होगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं को डॉट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। फिर से मैं एक बार बताने का कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोग को जो हम बता रहे हैं अच्छी तरीके से समझ में आए। जरूरी भी है समझना ये सब। ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं आप, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। आप एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनती है। तो दिमाग में पहले इसको याद रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, संतुलित रासायनिक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसको हिंदी में कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। थोड़ी प्रॉब्लम होगा राइटिंग समझ में क्योंकि फर्स्ट टाइम ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे इसको वर्ड में टाइप करके आप लोगों को बताएं ताकि बेटर तरीके से समझ में भी आए और देखे भी आप लोग को, है ना। चलिए क्या है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभी बताएं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या बताएं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप लोग को यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना है, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता दें क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। बैलेंस करने के लिए आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेगा, है ना। चलिए बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि इसमें याद रखना है कि जो अभिकारक और उत्पाद, अभी 2 चीज बताएं, अभिकारक और उत्पाद। तो याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, मतलब जो दोनों तरफ होगा उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अभिकारक में भी और उत्पाद में भी दोनों तरफ इक्वल रखना है, तब वो जाके बैलेंस्ड होगा। जैसे अभी बताए थे क्या कि अभिकारक और उत्पाद, तो हमारा ये पार्ट्स जो है, ये वाला जो पार्ट्स हमारा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? ये पार्ट्स अभिकारक कहलाएगा। अभिकारक क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। और ये वाला पार्ट जो हमारा वो कहलाएगा क्या? उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद। अब इसको अभिकारक में क्या है हमारा? आयरन है प्लस H2O है। आयरन मतलब Fe हो गया प्लस H2O। ये हमारा इक्वेशंस में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन में। ऐसा इसका अगर वर्ड में लिखते क्या होता कि जब आयरन को ऑक्सीजन क्या है इसमें? आयरन को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बनाता है क्या? आयरन ऑक्साइड प्लस जल, हाइड्रोजन गैस बनाता है ना, H2O बना रहा है। तो ये हमारा क्या कहला रहा है? पूरा पार्ट्स कहला रहा है अभिकारक। तो देखना है सबसे पहले कि अभिकारक में जो आयरन हमारा है वो आयरन कितना है, और उत्पाद में जो देखना है वो आयरन में कितना संख्या है, वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है। अभिकारक में आयरन जो है वो 1 है, और उत्पाद में जो आयरन है वो कितना है? 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो ये हमारा क्या है? बैलेंस्ड नहीं। तो इसको क्या करना है? बैलेंस करना है सबसे पहले, है ना। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 3। कलर को चेंज कर देते थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि बताने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ पे हमारा मिट जा रहा है। Fe जो हमारा है, Fe कितना है? वहाँ यहाँ पे 1 है। अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है? 3। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आयरन कितना हो जाएगा? 3। Fe भी कितना हो जाएगा? 3। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? हाइड्रोजन कितना है? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन कितना है? 4 है सिर्फ। ऑक्सीजन कितना है? 4, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो इसको क्या करेंगे? 4 से इंटू कर देंगे। इसको 4 से इंटू करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4। ऑक्सीजन हो जाएगा 4, जबकि हाइड्रोजन फिर कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पे कितना है? 4 है ना। तो इसको फिर क्या करेंगे? 4 से इसको गुना कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो देखिए आयरन भी 3 हो गया, आयरन भी 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 दूनी 8, हाइड्रोजन भी हो गया यहाँ पे 4 दूनी 8। तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ एलिमेंट्स की जो संख्या है वो दोनों क्या है? बराबर है। तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको आगे देखते हैं कि इसको फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं ना। एक रिएक्शंस लिखे हुए हैं, मतलब इसको समझने के लिए इसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये आपको याद रखना है इसको बैलेंस कैसे करना है। तो बैलेंस करने का एक ट्रिक थोड़ा सा है। लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शंस कर रहा है, कैल्शियम बना रहा है, रिएक्शन करने के बाद बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना। तो सबसे पहले इस रिएक्शंस को, जो रिएक्शंस दिया हुआ है उस रिएक्शंस को सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस करने का एक ट्रिक है। क्या कर रहा है? एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है, रिएक्टेंट को अलग और प्रोडक्ट को अलग। हाँ, देखना है यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से। सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या करेंगे? एलिमेंट्स में लिख देंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स क्या हमारा? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, प्लस क्या है? हाइड्रोजन, और कुछ है? नहीं है। देखना है कि अभिकारक में, मतलब ये वाला पार्ट में, रिएक्टेंट में जो संख्या है वो कितना है। तो सबसे पहले देखना है कि एलिमेंट्स कौन कौन सा है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ये सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे? एलिमेंट्स वाला कॉलम में लिख देंगे। लिखने के पश्चात देखना है कि जो रिएक्टेंट में है उसमें जो संख्या एलिमेंट्स का वो किस टाइप में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम कितना है हमारा? 1 है। कैल्शियम कितना है? 1। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 + 1 कितना है? 2 हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे H2O के साथ भी है और यहाँ पे कैल्शियम के साथ भी है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। तो इसको दिमाग में बैठा लेना है कि रिएक्टेंट वाला पार्ट को रिएक्टेंट में लिखना है और प्रोडक्ट वाला पार्ट को भी प्रोडक्ट में लिखेंगे। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ये लिख दिए प्रोडक्ट हमारा कि रिएक्टेंट में कितना एलिमेंट्स वगैरह तत्व उसका है ना। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट में कैल्शियम कितना है। तो प्रोडक्ट में भी कैल्शियम हमारा कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे देखना है कि ये जब O2 है, मतलब हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड में देखना है कि जब Hal2 रहेगा तो Hal2 मतलब जो भी बीच में एलिमेंट्स है वो दोनों के साथ रहेगा। तो हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? बाहर में 2। तो 1 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? और सॉरी, यहाँ पे तो ये है दिया हुआ कैल्शियम, तो ये हमारा कैल्शियम हो गया ना। तो ऑक्सीजन वाला में देखना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2।
Q2 से मल्टी इंटू किए हैं क्योंकि यहाँ पे OH है और O यहाँ पे सिंगल है, लेकिन बाहर में क्या है, हॉल 2 है। तो जो बाहर में रहेगा वो दोनों के साथ रहेगा, जितना भी एलिमेंट्स बीच में रहेगा वो उसके साथ गुना हो जाएगा, है ना। अब ये ऑक्सीजन को इसीलिए यहाँ पे क्या किया, 2 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन है, इसको भी गुना करेंगे कितना से, 2 से। हाइड्रोजन को गुना किए 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए कैल्शियम जो हमारा रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी कैल्शियम कितना है, 1 है। कैल्शियम में भी प्रोडक्ट कितना है, 1 है। तो ये हमारा बैलेंस है। कौन बैलेंस है, कैल्शियम ऑलरेडी दोनों तरफ इक्वल है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को देखना है कि 1 + 1 है और 2 1 यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में भी 2 है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, मतलब यहाँ पे दोनों 2 दिख रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरीके से कि दोनों हमारा रिएक्शन जो ये दिया हुआ रिएक्शन से ये क्या ऑलरेडी हमारा पहले से ही बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है कि जैसे 2-3 क्वेश्चन दिया तो 1-2 क्वेश्चन को बैलेंस करना है, बाकी क्वेश्चन को आपको क्या कर देगा, एक क्वेश्चन मतलब बैलेंस वाला दिया, आपको चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत है, दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, है ना। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ना। फिर उसी प्रकार यहाँ पे रिएक्शंस दिया हुआ है, रिएक्शंस दिया हुआ है, जो रिएक्शंस में एलिमेंट्स दिया हुआ है उसको एलिमेंट्स वाला कॉलम में लिख देना है। इस प्रकार का कॉलम बनाने के बाद फिर रिएक्टेंट वाला को रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट वाला को प्रोडक्ट में। तो इस प्रकार बैलेंस करने में ईजी लगता है अगर हमको समझ में नहीं आएगा तब, है ना। तो वो आप देखते हैं कि एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन सा है ना। तो ये हमारा रिएक्टेंट का पार्ट है, रिएक्टेंट वाला पार्ट में देखते हैं कि Fe सबसे पहले क्या है हमारा, Fe है जिसको आयरन कहते हैं ना। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा एलिमेंट्स क्या हमारा, हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। इसके अलावा और कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप लोग कि Fe + H2O, तो एलिमेंट्स वाला कॉलम में पहला Fe लिख दिए, दूसरा हमारा क्या है, हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है हमारा, ऑक्सीजन। तो ये तरीका से बनाने से क्या होगा कि आपका जो रिएक्शंस बैलेंस होगा वो इजी तरीका से बनेगा, समझ में भी आएगा और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो हमने क्या किया कि रिएक्टेंट वाला पार्ट्स को अब लिखना है, इसमें पहले एलिमेंट्स का नाम लिख दिए। अब देखना है कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स का संख्या वो किस प्रकार में है। आयरन को आप देखिए रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। आयरन जो हमारा है वो कितना है, आयरन हमारा कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। दिख रहा है सबको। इसमें क्या किए कि रिएक्टेंट में जितना भी एलिमेंट्स का संख्या है उस एलिमेंट को लिख दिए, उसमें जो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है उसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख दिए हैं। तो Fe हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है। ये रिएक्टेंट का पार्ट हो गया। अब देखते हैं Fe हमारा प्रोडक्ट में कितना है। तो Fe जो हमारा प्रोडक्ट में वो कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और हाइड्रोजन कितना हमारे पास, 2 है। तो आप देख सकते हो ये बैलेंस हमारे बीच नहीं है। इसमें था कि बैलेंस था, जबकि इसमें क्या है, बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बैलेंस करने का कोशिश करते हैं ना। चलिए, तो पहले हम लोग Fe को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। दिख रहा है सबको, किसी को दिक्कत नहीं ना है, इमेज तो दिख ही रहा होगा सबको। चलिए पहले Fe को हम लोग बैलेंस करते हैं ना। Fe को बैलेंस करते हैं तो Fe हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है, 1। इसको क्या करना है, 3 करना है। तो 3 करने के लिए इसको 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो 3 से जब गुना किए, किसको किए, रिएक्टेंट में, तो ये हमारा क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा। तो देखिए Fe हमारा 3 हो गया, Fe हमारा 3 हो गया। तो ये हमारा भी ये इक्वल हो गया, है ना। मतलब Fe हमारा दोनों बराबर हो गया है। अब देखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन वहाँ पे कितना है, हम गलत लिख दिए ना, सॉरी। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, और सॉरी गलती से हम यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। हमें लगा कि ये ऑक्सीजन दिया होगा ना, ऑक्सीजन वाला में लिख दिए हैं, ये हो जाएगा 2। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे बीच 4 है। ऑक्सीजन हमारे बीच कितना है, 4 है ना। तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हमारा क्या है, बैलेंस्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, इसमें भी कितना है, 2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारे बीच यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 4, तो उसको बैलेंस करना है। तो अगर इसको गुना करते हैं, मतलब इसको 4 करना है, इसको अगर गुना करते हैं 4 से तो ये हो जाएगा 4, मतलब गुना किसको किए हैं, 4 से।
तो हमारा ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 4, ये ऑलरेडी बराबर हो गया है ना, देखिए बराबर हो गया। लेकिन जब यहाँ पे 4 से गुना किए हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाए, तो हाइड्रोजन तो भी गुना हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन भी गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। आई बात समझ में? 8 क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लिखे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लिखे, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, गुना तो होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और जब 2 हाइड्रोजन को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो जब ये गुना हो गया तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा, किसको, हाइड्रोजन को, तब जाके ये क्या होगा, ऑलरेडी बैलेंस होगा। 4 को इस 2 को अगर 4 से इंटू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो अब देखते हैं, Fe हमारा 3, Fe हमारा 3 हो गया है ना, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितना हो गया, इसके साथ है तो ये 4 हो गया, और ये ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये ट्रिक्स से, मतलब इस ट्रिक से बनाने से क्या होगा ना कि क्वेश्चंस किसी प्रकार का गलती नहीं होगा। शुरू में मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 2 की जगह पे 4 लिख दिए, वो हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संख्या था उसको चेंज कर दिए ना। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला ट्रिक बेटर तरीके से समझ में आया होगा। आपको इस टाइप में अगर किसी प्रकार का भी क्वेश्चन मिलता है तो आप इस फॉर्मेट से अगर बनाते हो तो आपको मतलब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक बार और आप लोग को हम चाहते हैं कि इसको बता दें ताकि किन्हीं को दिक्कत ना हो, पूरी तरह से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार इसी क्वेश्चन को हम फिर से लिख रहे हैं ना। क्या लिखा हुआ है, Fe, क्या लिखा हुआ है हमारे पास है, Fe आयरन प्लस H2 वो है, बना रहा है रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2O। ये हमारा रिएक्शंस दिया हुआ है, ऊपर वाले रिएक्शंस को नीचे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलिए फिर से देखते हैं, Fe हमारा यहाँ पे कितना है, Fe हमारे पास यहाँ पे 3 है, और सॉरी Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 1 है। Fe यहाँ पे हमारे बीच कितना है 3 है, और जबकि यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लगाएंगे, तो हमारा देखिए Fe कितना हो गया 3, और Fe हो गया 3। हाइड्रोजन यहाँ हमारे बीच हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, और यहाँ पे है 2, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, मतलब अभिकारक में रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो ये बैलेंस दिख रहा है, लेकिन है नहीं है, क्योंकि जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब यहाँ 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 4 × 1 ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी हमारे साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे 4 लगाएंगे, तो जाके क्या होगा, बैलेंस होगा। अब जाके ये कंप्लीट रिएक्शंस क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछता है तो आपको इस फॉर्मेट से बनाने का कोशिश कीजिएगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो, है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इस रिएक्शंस में। ये ट्रिक बेटर है, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लेना कि इस ट्रिक में कैसे करना है। डायरेक्ट अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे टाइम बचेगा, लेकिन जिनसे कोई मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है, इस इक्वेशन में दिया है उसको सॉल्व नहीं हो रहा है, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में क्या लिखना है, एलिमेंट्स लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है और प्रोडक्ट लिखना है। एलिमेंट्स में क्या लिखा है कि जो भी रिएक्शंस में एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा उसको एलिमेंट्स वाला कॉलम में लिख देंगे, रिएक्टेंट में जितना भी एलिमेंट्स रहेगा, संख्या रहेगा, उस प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाला को रिएक्टेंट में लिखेंगे और प्रोडक्ट वाला को प्रोडक्ट में लिख लेंगे। लिखने के पश्चात क्या करना है, आपको देखना है कि किसमें गुना करना है और जोड़ना है, इसमें दो ही चीज़ करना है, गुना और जोड़ना, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। आपके बुक में जो भी रिएक्शंस दिए होंगे एक्सरसाइज में होगा, और बुक में क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे दिए हुए, जब अभी रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा बहुत सारे रिएक्शंस, तो आपको क्या करना होगा, सारा रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए चलना है ना, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्लास हम आप लोग को बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कौन कौन सा होता है। तो आज आप लोग को लिए इतना ही छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बेटर तरीके से, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा एग्जाम में, मतलब कॉपी में, बुक में, आपको पूरी तरह से क्या करना है, बैलेंस कर लेना है, सीख लेना है। बैलेंस के रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। आशा कि अगर आप चैनल पर नए बने हुए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, इससे हमको पढ़ाने के लिए और मोटिवेट मिलेगा ताकि हम नए तरीके से और आप लोगों को समझा सकें। चलिए तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आप लोग को बताएंगे इसका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होता है ना। किसी को दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए।